हेलो प्यारे साथियों, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं फिजिक्स के इस 30 मिनट रिवीजन सीरीज में। प्यारे साथियों, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुई होगी। प्यारे साथियों, इसी कड़ी में हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा, जिसे हम मात्र 30 से 40 मिनट में समझने वाले हैं और जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आप लोगों को अभी देख रहे होंगे तो अभी आप लोगों को लगता है कि बेटा हमें डिटेल में चाहिए, लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम के समय में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को और बहुत ही उम्मीद से बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। तो जैसा कि आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या वैद्युत धारा, धारक मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, धारक मतलब होता है आवेशों का समूह। आवेश का समूह यानी जब कई सारे आवेश यानी आवेशों का समूह या एक आवेश की बात करते हैं समय के साथ प्रवाहित होता है या बहता है तो उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। धारा को वैद्युत धारा क्या होता है? चालन धारा होता है। चालन धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या होता है, ये धातु से निकलता है और धातु में क्या उपस्थित होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बात करते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक दिष्ट धारा की बात करते हैं और एक प्रत्यावर्ती धारा की बात करोगे। दिष्ट धारा कहां से प्राप्त होते हैं? तो कहोगे दिष्ट धारा सर बैटरी से प्राप्त होती है। और प्रत्यावर्ती धारा कहां से प्राप्त होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर से। दिष्ट धारा समय के साथ क्या होता है? समय के साथ इसका परिमाण क्या होता है? नियत होता है ना। समय के साथ क्या होता है? परिमाण और इसकी दिशा निश्चित होती है। हालांकि परिमाण क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन दिशा भी बेटा साथ साथ निश्चित होती है। लेकिन हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की, तो प्रत्यावर्ती धारा में समय के साथ क्या होता है? इसकी दिशा बेटा क्या होती है? दिशा बदलती रहती है। दिशा मेरे भाई क्या होती है? बदलती रहती है। ये हुई वैद्युत धारा। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहोगे कि किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को भी हम वैद्युत धारा कहते हैं। धारा कैसी राशि है? तो आप कहोगे सर धारा एक कैसी राशि है? धारा अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि ये बीजगणितीय योग का पालन करता है, ये सदिश योग का पालन नहीं करता। जैसे आप लोग देखोगे कि एक तार इधर से है और एक तार इधर से, हम दो तार को लेते हैं, दोनों तार एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है। जब 90 डिग्री कोण पर करते हैं तो दोनों को मिलाने के बाद यानी 4 एम्पियर और 3 एम्पियर करंट 7 एम्पियर आता है। लेकिन हम इनका जब हम सदिश योग करते हैं, सदिश योग से इनका क्या आता है? टोटल या नेट धारा 5 एम्पियर आती है, जो कि गलत है ना। हमारे पास टोटल कितने एम्पियर आना चाहिए? टोटल 7 एम्पियर आना चाहिए, लेकिन सदिश योग का पालन नहीं करता, इसलिए धारा कैसी राशि है? इसलिए आपकी धारा अदिश राशि है। धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। धारा को मूल राशि भी कहता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में मूल राशि। तो मूल राशियों में धारा भी आती है, तो धारा को इसीलिए मूल राशि कहते हैं। ठीक भाई, तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आई बराबर क्या होता है? अर्थात आई बराबर बेटा क्या होगा? क्यू अपॉन टी। इसका मात्रा क्या होता है? कूलाम पर सेकंड, या कूलाम होता है, क्या होता है? एम्पियर होता है। और अगर इसकी बीमा की बात करें तो इसकी बीमा बेटा क्या होती है? ए होती है। ये रहा आपके बेसिक धारा की बात आती है। तो क्या होता है? एकांक समय में सीधे सीधे कहोगे कि एकांक समय में किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित धारा को हम वैद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को भी वैद्युत धारा कहते हैं। धारा अदिश राशि है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसका मात्रक कूलाम पर सेकंड होता है। क्या होता है? कूलाम पर सेकंड होता है या एम्पियर होता है। इसकी बीमा ए होती है। गॉट इट? इतनी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। आगे थोड़ा सा क्या होता है आप समझिएगा कि किसी परिपथ में धारा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। किसी भी परिपथ में धारा को हम तीर लगाकर दिखाते हैं। कैसे लगा के दिखाते हैं बेटा? तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो धारा प्रवाहित होने के लिए दो बिंदु हमें ध्यान देना है कि कभी भी धारा अगर प्रवाहित होगी तो उसके लिए दो बिंदुओं में विभव में अंतर होना चाहिए। एक विभव क्या होना चाहिए? एक बिंदु उच्च विभव होना चाहिए और एक बिंदु निम्न विभव होना चाहिए। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमेशा आवेश क्या होता है? तो आप कहोगे सर धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, क्योंकि आप लोगों ने मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था, आपको पहले दूसरे चैप्टर में बताया गया था कि हमेशा जो आवेश का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक भाई, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन, अगर आपका इलेक्ट्रॉन मेरे भाई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट क्या करता है? फ्लो करता है, तो धारा क्या होगी? उसके जस्ट विपरीत होगी। धारा हमेशा क्या होती है? राइट टू लेफ्ट फ्लो करता है, राइट टू लेफ्ट फ्लो करता है। ठीक भाई, तो यहाँ पर यही कहता है कि धारा सदैव धन आवेश से चलने की दिशा में एवं ऋण आवेश के चलने के विपरीत दिशा में होती है। हमेशा धन धारा क्या होती है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। तो निकल जब किसी तार क्या होता है? धारा में क्या होता है? जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो वह विद्युत उदासीन बना रहता है। क्यों? क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। हर जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा क्या होती है? बराबर होती है। हर जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नियत वेग से बढ़ते हैं, यानी नियत वेग जो होता है उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। गॉट इट? हर जगह इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की ना तो कमी कहीं होती है ना तो अधिकता होती है। इसलिए आप कहोगे कि क्या होता है? कोई भी तार, किसी भी तार पर जब इलेक्ट्रॉन बहता है या धारा बहती है तो वह उदासीन बना रहता है। अगला पॉइंट क्या
क्या होता है कि जब किसी मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्तेजित होता है। आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा होगा, जब क्या होता है कोई बंदा कोमा में चला जाता है, कोई आदमी कोमा में चला जाता है तो उसे क्या दिया जाते हैं, उसको दे दिया जाता है क्या, उसे ये दिया जाता है, धारा दिया जाता है, उसके झटके दिए जाते हैं, जिससे उसका तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, उत्तेजित होकर के बैठ जाता है। अर्थात अगर वो जिंदा है, जिंदावन रहने की स्टेज पे आ सकता है तो उसको क्या किया जाता है, झटके दिए जाते हैं और वो उत्तेजित होकर के बैठ जाता है या जग जाता है। ठीक है, चलिए आवेश की समीकरण की बात करते हैं तो बेटा आवेश का समीकरण क्या होता है, किसी विशेष, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है, चालक में आई क्या होता है, टी समय में आई धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी विशेष समय मान लेते हैं, हमें बताया जाए कि इस समय इस जगह पर कितनी धारा बह रही होगी, तो आप यही कहोगे किसी विशेष समय या सूक्ष्म समय में प्रवाहित सूक्ष्म आवेश को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक धारा, या हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक धारा के नाम से जानते हैं। अर्थात आई बराबर क्या होता है, डी क्यू अपान में डी टी होता है। आई बराबर बच्चे क्या होता है, तो आप कहोगे सर आई बराबर डी क्यू अपान में डी टी होता है। गॉट इट। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं, आगे की बात आती है, आगे मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको पता होना चाहिए कि आवेश की क्या होता है, आवेश की वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए धारा, ये एग्जाम में आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। माना कोई आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विवेग से गति करता है। आपको पता है कि वृत्तीय चाल क्या होता है एवं वृत्तीय वेग क्या होता है, वी बराबर 2 पाई आर अपान में टी। अब यहाँ से टी निकालोगे तो 2 पाई आर अपान में टी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक चक्कर जब लगाता है तो उसे टी समय लगता है। क्या लगता है, टी समय, यानी एक क्या होता है, एक चक्कर पूर्ण करने में लगे समय को हम आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक चक्कर पूर्ण करने में लगे समय को हम आवर्त काल कहते हैं, है ना भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, तो आप कहोगे सर आई बराबर क्यू अपॉन में टी होता है। अब यहाँ पर टी की वैल्यू रखोगे तो मेरे भाई 2 पाई अपान क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपान में वी, और वी की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर वी बराबर आर ओमेगा होता है, तो आप कहोगे सर ये होता है क्यू ओमेगा अपान में 2 पाई होता है। सोचो इतने सारे इसमें फॉर्मूला बन सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या चलते हैं बेटा, आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं क्या बेटा, तो आप कहोगे सर मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर धातुओं के चालन की व्याख्या की बात करते हैं। आप ये कहोगे किसी भी, मैं आपको पूरा मोटा मोटी बता देता हूँ, आप इसको देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप ये कहोगे कि किसी भी धातु की जब बात करते हैं, किसी भी धातु के क्या होते हैं, भीतर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति लगाते हैं यानी चक्कर करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहरी कक्षा में होते हैं, और जब उन पर क्या होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि बहुत दूर इलेक्ट्रॉन होता है, क्या नाभिक से बहुत दूर होता है, तो उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, और जैसे उनको बाहर से कोई ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके क्या कर जाता है, अपने कक्षा को छोड़ करके चले जाते हैं, और यही जो उसको छोड़ करके चले जाते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहते हैं हम, जो सभी संभव दिशाओं में गति करता है। मतलब मान लेते हम इधर से गया और यहाँ पर फिर वापस आएंगे, तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में गति करता है तो उसका जो क्या होगा, विस्थापन हमेशा शून्य होगा। विस्थापन शून्य क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब सभी संभव दिशाओं में जाएगा तो जिस बिंदु से वो आगे बढ़ेगा वापस उसी बिंदु पर एक बार फिर से आएगा, मतलब कितनी बार भी जाएगा घूमेगा वापस उसी बिंदु पर आएगा, तो इसका मतलब विस्थापन बेटा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। डन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं किसी चालक के अंदर, गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं, इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को बेटा हम गैस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को बेटा क्या कहते हैं, गैस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से घूमते रहते हैं और जिस औसत वेग से घूमते हैं तो उनका जो वेग होता है 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक भाई, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं कि क्या होता है कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सभी संभव दिशाओं में गति करने से इनका जो नेट प्रवाह होता है शून्य होता है, क्योंकि इनका जो नेट विस्थापन होता है शून्य होता है। कोई भी वस्तु या कोई भी धातु या कोई भी व्यक्ति जब क्या करता है, उसी स्थान से या सभी संभव दिशाओं में गति करता है, वापस उसी स्थान पर आ जाता है, तो उसका जो विस्थापन होता है शून्य होता है, और औसत वेग भी हमेशा शून्य होता है, किया गया कार्य भी शून्य माना जाता है। आप लोगों ने क्लास 9 में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, फिर धातुओं के 1 सेंटीमीटर क्यूब में मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डन भाई, चलिए इसी के आधार पर कुछ आपके रूल होते हैं, जैसे कि आप श्रांति काल की बात करते हो। श्रांति काल मतलब होता है जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो टकराने पर क्या होता है, उनमें कुछ समय लगता है, यानी कुछ देर के लिए ठहराव लेते हैं, रुकते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थात दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, यानी धात्विक चालकों के लिए जो टाउ का मान होता है 10 की घात -14 सेकंड की कोटि का होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या होता है बेटा, माध्य मुक्त पथ। जब इलेक्ट्रॉन टक्कर मारते हैं तो टक्कर के बाद थोड़ा सा पीछे या आगे जाते हैं, तो थोड़ा सा जो पीछे आगे जाते हैं उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त
पथ कहते हैं। क्या होता है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्ब्डा आरएमएस से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात धात्विक चालकों के लिए लैम्ब्डा आरएमएस का मान क्या होता है, 10 की घात -9 मीटर होता है। ठीक भाई, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आपकी बात आती है बेटा अनुगमन वेग की बात आती है। अनुगमन वेग क्या होता है, जब आप कहते हो कि सर किसी भी धातु को हम लेते हैं, धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त रूप से घूमते रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं। जब धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं, लेकिन उनको हमें कंट्रोल लाने के लिए, पकड़ में लाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उस चालक पे एक बैटरी जोड़ देते हैं। और जैसे ही बैटरी जोड़ देते हैं बेटा, जैसे ही बैटरी जोड़ देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। मान लेते हैं कि धारा क्या होती है, दाएं से बाएं जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाएं से दाएं चलेगा। अगर धारा क्या होती है, दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाएं से दाएं चलेगा। और जिस नियत वेग से घूमते हैं, या जिस नियत त्वरण के साथ वो आगे बढ़ते हैं, उसी नियत त्वरण को हम क्या कहते हैं, या उसी जिस नियत त्वरण से आगे बढ़ते हैं, उसी वेग को हम क्या कहते हैं बेटा, उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। सीधे सीधे जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं, तो चालक पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र पर क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन पर, यानी उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होता है। और यही बल जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चालक की लंबाई की दिशा में एक छोटा नियत वेग प्रदान करता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और इस अनुगमन वेग को बेटा हम क्या कहते हैं, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चा, तो इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। बोलो इतनी चीजें क्लियर है, तो हाँ से एकदम चीजें एकदम क्लियर है। इसके बाद अनुगमन वेग के लिए सूत्र, तो हमने कहा कि सर एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग है ना, यानी इलेक्ट्रॉन, अच्छा मतलब कहते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग है u1 है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं, v1 कहते हैं। तो यहाँ से समझो, यानी इलेक्ट्रॉन का जो औसत ऊष्मीय वेग है, एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, सभी का प्रारंभिक वेग क्या होगा, u1 u2 u3 सबका होगा। तो सभी को जब जोड़ते हैं बेटा, औसत वेग को होता है, क्योंकि विस्थापन जब पहले की स्थिति की बात करते हैं, तो विस्थापन शून्य होता है, इसलिए जो उनका औसत वेग होता है बेटा, शून्य होता है। अब अनुगमन वेग की बात करते हैं, अंतिम वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। यानी वीडी बराबर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी n इलेक्ट्रॉन है तो बटे n कर देते हैं। आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ से अनुगमन वेग यानी सबकी वैल्यू रखते हैं। गति के प्रथम समीकरण हमारा कहता है v बराबर क्या होता है बेटा, u प्लस एटी होता है। यहाँ पर रखेंगे तो आप रखोगे इसकी जगह v1 बराबर u1 प्लस एटी, यानी त्वरण आपका समान है, नियत वेग है, इसलिए त्वरण आपका समान जाने वाला है। vd बराबर ये रखते हैं, अलग अलग रख देते हैं बेटा। अलग रखने के बाद ये हमारे पास फाइनली आता है vd बराबर क्या होता है, एटाउ। अब आप कहते हो सर इलेक्ट्रॉन रखा होता, तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हो, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल होता है, यह बराबर ई होता है, और उस पर उत्पन्न त्वरण के कारण लगने वाला बल जब बराबर में होता है। संतुलन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ए बराबर ये आ जाता है। सिंपल से यहाँ पर ए का मान रख देंगे, तो बेटा bd बराबर क्या होता है, ई टाउ अपॉन में m होता है। और यदि हम बात करते हैं ई बराबर वी एल अपॉन, तो bd बराबर ई वी टाउ अपॉन में lm होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, देन आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, ये है आपका अनुगमन वेग। अनुगमन वेग बेटा अगर वैद्युत क्षेत्र संबंध पूछेगा तो ये है, और विभवांतर पूछेगा तो आपको इस यहाँ तक करना है। ठीक भाई, चलो आगे चले बेटा। आगे आता बेटा धारा घनत्व की बात करते हैं। धारा घनत्व क्या होता है कि किसी भी धारा घनत्व किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा को, उस बिंदु का हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, जिसे जे से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहोगे सर जे बराबर आई अपॉन में ए। और यह कैसी राशि, यह एक सदिश राशि होती है, और इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, या AL -2 इसकी वीमा होती है। डन। अब मान लेते हैं कि अगर ये क्या करता है, अभिलंबित न गुजर करके इसका पृष्ठ क्या हो जाता है, कुछ ऐसा होता है थीटा कोण, लेकिन गुजरेगा क्या, इसके अभिलंबित हो गुजरेगा, तो ये दो घटक में टूटेगा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। हमने कहा कि लंबवत दिशा को लेते हैं, तो इसलिए जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन में ए कॉस थीटा लेते हैं। मेरे भाई यहाँ से आप देखोगे आई बराबर क्या होता है, वेक्टर जे डॉट ए, इसलिए यहाँ से क्लियर हो रहा है कि धारा भी एक अदिश राशि है। मेरे भाई अब यहाँ पे संबंध की बात करते हैं, तो अभी आई देखोगे, आई बराबर यानी ये वीडी होता है, तो जे बराबर क्या होता है, यानी ई वीडी होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे होता है बेटा क्या, गतिशीलता। गतिशीलता क्या करता है, तो सीधे सीधे कहोगे कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, क्या कहते हैं बेटा, गतिशीलता कहते हैं, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात म्यू बराबर क्या होता है, वीडी अपॉन में ई होता है। क्या होता है, वीडी अपॉन में ई होता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड न्यूटन पर कूलम, या मीटर कूलम पर न्यूटन सेकंड होता है। यहाँ से अगर वीडी की वैल्यू रखते हो, तो म्यू बराबर क्या होता है, ई टाउ अपॉन में एम होता है। ई टाउ अपॉन बेटा क्या होता है, एम होता है। गॉट इट। इतनी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते बेटा, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ कि आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में 1 रुपए की टॉफी लेने जाओगे, 2 मिलती है। आप 5 रुपए की लेने जाओगे, तो 5 गुणे 2 कर दोगे, यानी 10 कर दोगे। इसी प्रकार किसी चालक में, अगर मैं मान लेता हूँ किसी चालक के एकांक आयतन में,
किसी चालक में एकांक आयतन मतलब ये छोटे से आयतन में अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है मान लेते हैं n। n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इस एकांक आयतन मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो आप कहोगे सर तो v आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करोगे, v इंटू n कर दोगे, यानी कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, ALN यानी AL हो जाएगा। गॉट इट। इतनी चीजें बेटा क्या है, क्लियर है, बोलो इतनी चीजें क्लियर है। हाँ, तो आप कहोगे सर हम अब जानते हैं, अब हम क्या करते हैं जानते हैं, क्या कहोगे, जानते हैं कि I बराबर Q अपॉन में T होता है और यहाँ पर I बराबर यानी E होता है। तो सीधे सीधे आपको ये भी पता होना है कि चाल बराबर बेटा क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल क्या है, अनुगमन वेग यानी VD, और दूरी क्या है, पूरा क्या है, L है, और समय क्या है, यहाँ से T लगता है। तो आप T बराबर क्या करोगे, यहाँ रखोगे। तो मेरे भाई यहाँ से रखने के बाद I बराबर क्या होता है यानी VD, और यहाँ से समय की बात रखते हो ना, यहाँ पर क्या होता है समय, T की जगह आप रखते हो L अपान में VD रख देते हो, और Q बराबर यानी होता है, सबकी वैल्यू रखने के बाद I बराबर बेटा क्या होता है यानी E है VD। सिंपल सा, आपको बस इतना याद होना चाहिए कि यदि एक एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 हो तो V आयतन में जितना भी उसका आयतन होगा उससे उतने इलेक्ट्रॉनों से हम गुणा कर देंगे तो पूरे चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। पूरे चालक पर बेटा क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। आगे होता है वैद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे भाई, वैद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है कि अवरोध। जब किसी चालक में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। उस चालक के उस गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे बेटा आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, और इसका सिंबल क्या होता है, कुछ ऐसे दिखाया जाता है। इसका सिंबल बेटा क्या होता है, कुछ ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। बोलो इतनी चीजें क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आगे चलते हैं। ओम का नियम क्या कहता है कि ओम का नियम एक कौन थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, सर जॉर्ज साइमन ओम था। इन्होंने बताया कि जब भी किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और तथा उसमें प्रवाहित धारा के लिए एक नियत लिया, क्या लिया, एक नियत लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, है ना। और इनके अनुसार जो सीधी सीधी इन्होंने परिभाषा बताया और ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब आदि को नियत रखें तब उस चालक के क्या होता है, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से कहोगे सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इज इक्वल क्या होता है IR होता है, जहाँ R क्या होता है अनुपातिक नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात यहाँ से आप कहोगे कि सर V अपॉन में I बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है, जो इसको पहले बताया है। इनका अनुपात बेटा क्या होता है, एक नियतांक होता है। बोलो इतनी चीजें क्लियर, ये ओम का नियम है। ओम का नियम ये कहता है कि जब भी किसी चालक के ताप दाब आदि को परिवर्तन न करे तो उसमें उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और यह सरल परिपथों के लिए इसका यूज किया जाता है। बात आती है ओम के नियम के अपवाद। तो आपके पास दो चीजें आती हैं कि ओमी परिपथ क्या होता है और अनोमी परिपथ। नाम से पता चलता है जो ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात जिसमें V अपॉन I का मान नियत होता है। और अनोमी में क्या होता है, तो अनोमी में मतलब होता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात जिसमें V अपॉन I का मान नियत नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनोमी परिपथ कहते हैं। जैसे इसमें बात आती है विद्युत अपघट की, इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर हो गया, अर्धचालक हो गया, टार्च का बल्ब हो गया, डायोड, ये सब क्या होते हैं, अनोमी परिपथ के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये ग्राफ है, आप इसको समझिएगा। ओम के नियम की उत्पत्ति कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि आपको ओम का नियम क्या निकालना है कि V अपॉन में V इज इक्वल आई आर होता है, यानी V अपॉन में I इज इक्वल R के बराबर निकालना है। मतलब आपको I चाहिए बेसिकली, तो I क्या होता है आपको पता है कि I बराबर यानी ये VD होता है, और ऐसा फॉर्मूला VD का रखना है जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें आपका विभवांतर आता है। तो आप कहोगे सर EV टाउ अपॉन में LM हमने देखा है। यहाँ से रखने के बाद रखते हैं तो V को हम यहाँ पे ले आते हैं तो ये अपॉन में आ जाएगा, रखने के बाद ये आता है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो V अपॉन I बराबर क्या होता है, ये आता है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम R मान लेते हैं। और V अपॉन I बराबर क्या होता है, R आता है, तो यानी V अपॉन में I। आपको ध्यान देना है, तो इसके पहले आपको जब भी एग्जाम में आ जाए तो इसके पहले आपको अनुगमन वेग का भी पूरा डेरिवेशन करना है, ठीक है। इसके पहले क्या करना है बेटा, इसके पहले आपको अनुगमन वेग का भी डेरिवेशन करना है। क्या करना है, अनुगमन वेग का पूरा डेरिवेशन करना है, देना आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। चलो क्लियर मेरे भाई, चलो मेरे भाई आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। आपने पढ़ा सर R बराबर क्या होता है, LM अपॉन में यानी E स्क्वायर टाउ। यहाँ से सारी वैल्यू आपको पता है। M क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। L क्या होता है, चालक की लंबाई होता है। N क्या होता है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सारी चीजें आपको पता है, लेकिन बात आती है यहाँ से पता चलता है ये सारे तो फिक्स वैल्यू है। आपके फिक्स वैल्यू क्या है, ये बदल सकता है और ये भी बदल सकता है ना, और ये समय भी, क्रांतिकाल भी बदल सकता है।
इसका मतलब क्या होता है कि आपका होता है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, उसके लंबाई के अनुकमानुपाती होता है, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध जितना ज़्यादा चालक की लंबाई बढ़ा देंगे, प्रतिरोध उतना ही बढ़ता चला जाएगा और उस चालक का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा बढ़ाएँगे, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन चालक के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक? और यहाँ से होता है दूसरा क्रांतिकाल, अगर ताप पर निर्भर करता है, यानी सीधे-सीधे कहोगे कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ के प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये है क्या होता है वैद्युत प्रतिरोध की बेटा निर्भरता की बात आती है। किसकी आती है? वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। बात आती है किसकी? चालकत्व की क्या होती है? क्या होती है? चालकता की बात करते हैं। किसकी बात आती है? बेटा बात करते हैं चालकता की। चालकता क्या होती है? तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बेटा हम चालकता कहते हैं। यानी C बराबर क्या होता है? 1/r सीधे-सीधे इसके जस्ट उल्टा होता है। जैसे अभी आपने देखा कि अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बेटा घटता है। लेकिन क्या होता है जब चालकता की बात करते हैं तो चालकता बेटा यहाँ पर देखो चालकता बढ़ जाती है। लेकिन अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है लेकिन चालकता बेटा क्या हो जाता है? घट जाता है। उसके जस्ट उल्टी चीज़ें होती हैं। उसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है? चालकता केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? सीधे-सीधे कहोगे कि वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं। अर्थात इसे ρ से प्रदर्शित करते हैं। ρ बराबर क्या होता है? E/J। सबका मान रखते हैं तो सबका मान रखने के बाद आपका बेटा क्या आता है? ρ बराबर RA/L आता है। सबका मान इसमें रखने के बाद RA/L आता है। यहाँ से R बराबर क्या होता है? ये रख दोगे तो आप कहोगे सर ρ बराबर क्या होता है? m/में यानी E² टाउ। आपको यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आपको दिखेगा इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, पहली बात। दूसरा इसके आप देखोगे कि यहाँ से दिखता है किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, वो केवल क्या होता है? केवल पदार्थ एवं ताप के प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर ना तो लंबाई दिया होता है, ना तो क्षेत्रफल है। इसलिए कहोगे किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है केवल पदार्थ के ताप पर एवं उसकी प्रकृति पर ही निर्भर करता है, ठीक है? एवं उसके प्रकृति पर ही बेटा क्या करता है? निर्भर करता है। विशेष स्थिति ये होती है आपको ध्यान देना है कि अगर हम क्या करते हैं मान लेते हैं लंबाई एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एक बेटा ये फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की तो एक फॉर्मूला बेटा ये वाला याद रखिएगा, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता है। और तीसरा एक फॉर्मूला ये होता है। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल के पर्पज से, ठीक है? एग्जाम में नहीं आता, न्यूमेरिकल के पर्पज से बात करते हैं, ठीक। फिर आता है विशिष्ट चालकता, तो सीधे सीधे कहोगे सर विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है? अर्थात सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ होता है। ρ की वैल्यू अगर यहाँ से रखोगे तो ये आता है और J बराबर क्या होता है? ये होता है और यही बेटा क्या होता है? ओम का नियम होता है। यहाँ से अगर देखोगे तो ये भी क्या होता है? पदार्थ के ताप एवं प्रकृति पर ही निर्भर करता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है। गॉट इट? चलो मेरे भाई यहाँ तक चीजें क्लियर है, आगे बढ़ चलते हैं। बात आती है बेटा वैद्युत ऊर्जा की। वैद्युत ऊर्जा सिंपल सी बात है, जब भी किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत यानी क्या होता है? बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करके क्या होता है? धातु के धन सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन लगातार टक्कर मारते हैं और जब इलेक्ट्रॉन लगातार टक्कर मारते हैं तो उनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी स्टोर ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अर्थात W बराबर V इंटू क्यू रखोगे, यहाँ पर Q बराबर IT रखोगे, ये सारे फॉर्मूले मिलते हैं। लेकिन इसका मात्रा क्या लिखना बेटा? जूल में लिखना। W बराबर I² RT भी होता है, ठीक। चलो यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा तो हो गई मेरे भाई, क्या हो गई? आप कहोगे सर वैद्युत ऊर्जा हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा की बात करते हैं। सीधे-सीधे जब टकराते हैं तो टकराने के बाद ऊर्जा एक निश्चित समय तक ही होता है, लेकिन जब लगातार टकराते रहते हैं तो टक्कर से ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा का मात्रक आपको पता है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। और आपको पता है कि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। अर्थात ऊष्मा की बात करोगे तो I² RT ये क्या हो जाता है? कैलोरी में आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है बेटा? कैलोरी में आ जाता है। वैद्युत शक्ति की बात करते हैं, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। सीधे-सीधे कहोगे किसी परिपथ में एकांक समय में व्यय वैद्युत ऊर्जा की मात्रा को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इससे P बराबर क्या होता है? W/T होता है। यहाँ पे W बराबर रखोगे V की और यहाँ पर यह होता है P बराबर VI होता है। क्या होता है बेटा? P बराबर V इंटू I होता है। ये सारे आपको रटने वाली परिभाषा है, इनको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर आता है मेन बेटा, ये आता है मेन इसकी जरूरत पड़ती है प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि R2 बराबर क्या होता है? R1 1 प्लस में अल्फा टी, 1 प्लस में अल्फा टी होता है। या आप इसके लिए कह सकते हो कि सर रो 2 बराबर क्या होता है? रो 1 और 1 प्लस में अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो ये क्या है? अल्फा है। अल्फा क्या होता है? तो अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है। अल्फा बेटा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक है। यहाँ पर यही कहोगे कि काम प्रतिरोध चालक के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध का ताप क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। यहाँ से अल्फा बराबर क्या होता है? R2 माइनस R1 अपॉन में R इंटू डेल्टा टी होता है। क्या होता है? R इंटू डेल्टा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अल्फा का जो मान होता है धातु के लिए धनात्मक होता है, अर्धचालक के लिए बेटा क्या होता है? ऋणात्मक होता है, लेकिन मिश्र धातु के लिए बेटा क्या होता है? शून्य होता है। ये सारे पॉइंट एकदम डिक्टो आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट डिक्टो आपको बेटा क्या करना है? याद रखना है। गॉट इट? गॉट इट। चलो भाई आगे की बात करते हैं। आगे बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा? सेल की बात करते हैं। सेल क्या है?
तो सेल एक साधन होता है जो किसी भी परिपथ में, जैसे किसी भी परिपथ में अगर सेल जोड़ देते हैं तो उस परिपथ में सेल के माध्यम से लगातार आवेश का प्रवाह बना रहता है। और सेल एक ऐसा साधन होता है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्टिंग करता है। अब यहाँ पर आपको ही ध्यान देना है कि जब भी हम किसी सेल की बात करते हैं तो सेल क्या होता है, एक वैद्युत सेल में क्या होता है, एक क्या होता है, बीकर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत अपघट भर देते हैं। वैद्युत अपघट के रूप में कोई भी विलयन हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। और यहाँ पर भरने के बाद एक कैथ दो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं जिसमें से एक कैथोड का काम करता है और एक एनोड का काम करता है। एक कैथोड का काम करता है बेटा और एक क्या करता है, एनोड का काम करता है ना? है ना? चलो, एक कैथोड का काम करता है बेटा और एक एनोड का काम करता है। जब कैथोड की बात करते हैं तो धातु के बाहर इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं कैथोड से एनोड की ओर धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाते हैं, तो लेकिन विलयन के अंदर अगर बात करते हैं, यानी किसके, इसके विलयन के अंदर या अपघट के अंदर जो होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर जाते हैं। किधर जाते हैं, ऋण से धन की ओर। तो यहाँ पर 3 कारक काम करते हैं। एक क्या होता है, इस सेल में एक विद्युत वाहक बल काम करता है और एक टर्मिनल विभवांतर काम करता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है और एक क्या होता है बेटा, विभव पतन होता है। क्या होता है, एक आप कहोगे सर एक आपका विभव पतन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, तो आप कहोगे सर एक विभव पतन होता है। गॉट इट? इतनी चीजें आप आगे समझते हैं, आगे जानते हैं, ठीक। प्राथमिक सेल यानी सेल 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, आपको पता है कि सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, अर्थात जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता उसे प्राथमिक सेल, और जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है या जिसे बार बार आवेशित किया जा सकता है उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। अगला आता है सेल का विद्युत वाहक बल। हमने कहा सेल का विद्युत वाहक बल यानी जब भी कोई एकांक आवेश, एकांक आवेश से क्या करता है, बैटरी से निकलता है, तो बैटरी सहित या सेल सहित, सीधे सीधे कहेंगे सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है या वोल्ट होता है। ई बराबर बेटा क्या होता है, डब्ल्यू अपान में क्यू होता है। यानी अगर यहाँ पर कहेंगे तो डब्ल्यू जो टोटल होता है, डब्ल्यू टोटल मेरे भाई क्या कहोगे कि सर कहोगे डब्ल्यू टोटल बराबर ई क्यू हो जाएगा। और आपको पता है कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। तो यहाँ से कहोगे कि जो डब्ल्यू टोटल होता है लिखोगे ई आई टी लिख दोगे। क्या लिख दोगे बाबू, तो कहोगे सर ई आई टी यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखना है। यह केवल क्या होता है, बंद परिपथ के लिए ही कार्य करता है, जबकि विभवांतर क्या होता है, बंद एवं खुले दोनों परिपथ के लिए काम करता है। गॉट इट? चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। आगे आता है सेल का विद्युत वाहक बल, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। इसके बाद आगे बात आता है बेटा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको सीधे से लिखना है कि जब किसी सेल से धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल का जो विलयन होता है धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। विलयन के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। मुद्दा ये आता है एग्जाम में पूछा क्या जाता है, तो एग्जाम में बेटा ये पूछा जाता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। पहली बात आपको देखना है कि सेल का जो आंतरिक होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुपाती होता है। पहली बात, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध या वो जो आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध डूबे हुए क्या होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे क्या होता है, जो विद्युत विलयन होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो आपका बहुत ही तेज़ी से धारा प्रवाह होने लगता है, तो प्रतिरोध कम हो जाता है। सेल का आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वैद्युत अपघट की सांद्रता के बढ़ाने पर बढ़ता है। मतलब सांद्रता के बेटा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक, आपने पढ़ा सेल का जो आंतरिक वैद्युत अपघट होता है, आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट तथा प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वैद्युत अपघट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक भाई, चलो इतनी चीजें क्लियर मेरे भाई। हाँ, आगे की बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर क्या है। हमने कहा कि अगर मान लेते हैं कि बैटरी से क्यू आवेश निकला तो हम इस बिंदु से इस बिंदु की अगर कोई अब इसकी बात करते हैं, इसके इस बिंदु से इस बिंदु पे जब क्या करते हैं कि आवेश को प्रवाहित करते हैं तो इसी को किया गया कार्य, यानी इस बिंदु से यहाँ तक पहुंचाने में जो आवेश को किया गया कार्य होता है उसी को हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यानी किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, क्या वी बराबर आई आर होता है, यानी वी बराबर डब्ल्यू वाई होता है, यानी बाहर किया जाता है। वाई बराबर वी इंटू आई होता है, क्यू बराबर आई टी रखते हैं तो डब्ल्यू वाई बराबर क्या होता है, वी आई टी होता है। क्या होता है बेटा, वी आई टी होता है। डन। महत्वपूर्ण बिंदु ये ध्यान दीजिएगा, सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ से आपको क्लियर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या होता है, विभव पतन। जब सेल के अंदर धारा जाता है यानी एकांक आवेश को आंतरिक परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा ली गई जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं। इसे हम वी डैश से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कहोगे सर वी डैश बराबर डब्ल्यू आंतरिक अपॉन में क्यू। अब डब्ल्यू आंतरिक बराबर वी डैश इंटू क्यू, और वी डैश बराबर अंदर की बात करता है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वी डैश बराबर आई आर। यहाँ से लिखोगे आई आर, बेटा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आंतरिक हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। डन। अब देखिए भाई आगे की बात आती है। आगे बात करते हैं बेटा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। आगे कहोगे सर हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जो टोटल आपका वर्क होता है डब्ल्यू वाह और डब्ल्यू आंतरिक में टूटता है। डब्ल्यू वाह देखा ना, टोटल क्या दिखा, ई आई टी देखा था, और डब्ल्यू वाह वी आई टी देखा था, और ये आंतरिक क्या देखा था, आई स्क्वायर आर टी देखा था।
क्या देखा बेटा? तो आपने देखा था आर आई स्क्वायर आर टी देखा था। यहाँ से आई टी कॉमन है, आई टी कॉमन है, आई से आई कैंसिल हो गया। आपका पता बचा क्या? ई बराबर वी प्लस आई आर आ गया। क्या बचा? ई बराबर वी प्लस आई आर आ गया। ई बराबर अगर देखते हो क्या, जब सेल्स क्या होता है, निरावेशित होता है। जब सेल निरावेशित होता है मतलब बैटरी चार्ज है, तो इसका मतलब कौन ज्यादा है? बैटरी का आवेश ज्यादा है, तो वी प्लस आई आर। अगर बैटरी खाली हो रहा है तो आप लिखोगे ई बराबर वी माइनस आई आर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप धारा की बात करते हो तो धारा बराबर क्या होता है? ई अपॉन में आर प्लस, यानी कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होता है। ठीक मेरे भाई, चल इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सेलों के संयोजन की बात करते हैं। सेलों का संयोजन क्या होता है? तो आप कहोगे सर सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है और मिश्रित क्रम संयोजन होता है। ठीक है, सेलों का संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम। सेल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? सेल को ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक भाई, चल श्रेणी क्रम की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है? सबसे पहले प्रतिरोधों का संयोजन की बात करते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है और समांतर क्रम संयोजन होता है। जब इसकी बात करते हो तो बेटा इसमें कुल क्या होता है? सीधे सीधे आप ऐसे जोड़ सकते हो। जब समांतर की बात करते हैं, श्रेणी क्रम की बात करते हैं, तो श्रेणी क्रम में बेटा कुछ ऐसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में कुछ ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? सेलों की बात करते हैं। सेलों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है, सेलों का बेटा क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। आप कोई भी सेल लेते हैं, कई सारे सेल लेते हैं, ऐसे ही जोड़ देते हैं। ठीक है, माना हमारे पास एन सेल होते हैं, एन सेल होते हैं जिनका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान है। ठीक है, अब कहोगे सर सभी का सेल समान है। यदि एक सेल का जो विद्युत वाहक बल ई है, तो आप कहोगे सर एन सेलों का विद्युत वाहक बल एन ही हो जाता है। और यदि एन आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आप कहोगे उसके बाद उनको क्या करते हो? जोड़ दोगे, एन आर आ जाएगा। तथा परिपथ में जो कुल प्रतिरोध होता है आर प्लस एन आर हो जाएगा। तो प्रवाहित धारा आई बराबर आपको पता है कुल विद्युत वाहक बल, ये सीधे सीधे आ जाता है। केस में अब बनता है क्या होता है? आर आपका बहुत छोटा है तो एन आर आपका, आर आपका बहुत बड़ा है एनआर से, तो आर क्या हो जाएगा? आर बहुत छोटा है एनआर से, तो ये जीरो हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये आता है, क्या होता है? आई मैक्स। इस कंडीशन में क्या होता है? आपका आई मैक्सिमम धारा आ जाती है। जब प्रतिरोध शून्य होता है तो धारा क्या हो जाती है? प्रतिरोध शून्य होता है तो धारा आपकी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, बात आती है बेटा समांतर क्रम संयोजन की। बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या है? क्या है बेटा? आप कहोगे सर समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। समांतर क्रम सीधे सीधे होता है कि हमारे पास एन सेल हैं जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार जुड़े हैं, तो आप कहोगे सर विद्युत वाहक बल समान होगा। तो यहाँ कहोगे यदि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो एन सेलों का विद्युत वाहक बल भी एन होता है, क्योंकि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल समनियत होता है। एन आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं, समांतर क्रम है तो इसलिए इनको जोड़ेंगे एन बार। तो आर वन अपान में आर इक्विवेलेंट एन आर, तो आर इक्विवेलेंट बराबर का होगा आर अपान में एन होता है। सीधे से जोड़ोगे कुल प्रतिरोध आर प्लस आर, यहाँ से जोड़ दोगे तो मेरे भाई सीधे सीधे ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से कहोगे कुल विद्युत वाहक आई आर बराबर, तो क्या लिखोगे? एन आर हो जाएगा और प्लस आर अपान में एन हो जाएगा। तो आई बराबर क्या लिखोगे? तो आई बराबर ई अपान में कुल प्रतिरोध एन आर और प्लस आर अपान में एन। इसको ऊपर ले जाओगे तो आई बराबर बेटा क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर एन ई अपान में एन आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, एन आर प्लस आर हो जाएगा। डन, ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम प्रतिरोध हो गया। ठीक भाई, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात आते हैं बेटा क्या? आगे बात करते हैं बेटा किसकी बात आते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम बात करते हैं किसकी? तो हम बात करते हैं बेटा किसकी बात करते हैं? तो हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम की। किसकी बात करते हैं बेटा? तो हम बात करते हैं मेरे भाई किरचॉफ के नियम की बात करते हैं। अब किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ के नियम को हम समझते हैं। ठीक है, किरचॉफ के नियम को हम समझते हैं। ठीक, किरचॉफ के नियम क्या होता है? तो आपने कहा सर सरल परिपथ और जटिल परिपथ की बात आती है, सरल परिपथ और जटिल परिपथ की बात आती है। तो जब हम सरल परिपथों का उपयोग करते हैं, सरल परिपथों को जब हम हल करते हैं, तो हम किसके प्रकार से करते हैं? तो हम ओम के नियम की सहायता से करते हैं। किसके नाम से करते हैं? तो आप कहोगे सर ओम के नियम की सहायता से करते हैं। लेकिन जब जटिल परिपथ की बात आती है, किसकी? जटिल परिपथ की बात आती है, जैसे में क्या होता है? जिसमें समांतर क्रम में सेल जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में सेल जुड़े होते हैं या मिश्रित क्रम में सेल जुड़े होते हैं, है ना? तो जब ये सब ऐसे जुड़े होते हैं, तो इनको हल करने के लिए किरचॉफ ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया? बेसिकली इस नियम को दो भागों में बांटा। एक पहला नियम है जिसे हम केसीएल कहते हैं, और दूसरा नियम है जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? केवीएल कहते हैं। गॉट इट? जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? केवीएल कहते हैं। किरचॉफ का नियम क्या होता है? जिसे किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। और केवीएल की बात आती है जिसे किरचॉफ वोल्टा का नियम कहते हैं। अब धारा नियम की बात करते हो बेटा क्या होता है? आप कहोगे सर इसे संधि का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि का नियम होता है, और यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत की बात करता है। और आपको ध्यान देना है बेटा यहाँ पर कि यह बंद एवं खुले दोनों के लिए काम करता है। क्या होता है? आप कहोगे सर ये बंद एवं खुले दोनों के लिए काम करता है। किसके? तो आप कहोगे सर बंद एवं खुले दोनों परिपथों के लिए काम करता है। गॉट इट? ठीक है, बंद एवं खुले दोनों के लिए काम करता है। आगे की बात करते हैं दूसरा क्या होता है? आप कहोगे सर केवीएल, यानी किरचॉफ वोल्टा का नियम। ये मेरे बच्चे क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये क्या होता है? लूप के नियम पर आधारित होता है। किसके पे होता है? तो लूप के नियम पर आधारित होता है, लूप के नियम कहते हैं। और ये ऊर्जा संरक्षण के यानी सिद्धांत पर आधारित होता है, और ये बंद लूप के लिए काम करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर एक एक नियम को हम समझते हैं, एक एक नियम को हम जानते हैं। ठीक है,
प्रथम नियम क्या होता है? तो यहाँ पर ये कहोगे कि संधि की ओर जाने वाली तथा संधि से बाहर जाने वाली कुल धारा का योग क्या होता है? बराबर होता है। कुल धारा का योग बेटा क्या होता है? बराबर होता है। ये भी कह सकते हैं, या कुल धारा का योग क्या होता है? शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि की ओर आ रही है और संधि से बाहर जा रही है ना? सबको जोड़ देते हैं। आने वाली धारा को धनात्मक और जाने वाली धारा को ऋणात्मक आप कंसीडर करते हो, तो यहाँ पर आपका पहला नियम कंसीडर हो जाता है। ठीक है? दूसरा नियम कहता है लूप का नियम। लूप के नियम में एक आकृति की बात करता है, यानी इसे कहता है कि विद्युत लूप के बंद जटिल परिपथों संभव क्या होती है, ये करता है, और ये बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात कहोगे सर समेशन आई आर अपॉन में समेशन ई होता है। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, आपकी धारा की दिशा ऐसा है, पाथ भी ऐसा जा रहा है, तो आपको धनात्मक लेना है। जब समान होता है धारा की दिशा और पाथ समान होता है, तो समान में प्लस में आई आर लेते हैं, और जब विपरीत में होता है बेटा, जब विपरीत की बात करते हो तो विपरीत की क्या लेते हो, तो विपरीत में माइनस आई आर लेते हो। बोलो गॉट इट। इतनी चीजें क्लियर है? बोलो इतनी चीजें क्लियर है? तो कहोगे हाँ सर एकदम चीजें क्लियर। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है। यहाँ पर यही होता है बेटा कि जब हम क्या करते हैं, पाथ के साथ धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है और पाथ भी ऐसे जा रहे हैं, तो आपको प्लस में आई आर लेना है। और जब धारा इधर जा रही है और पाथ उल्टा जा रहा है, तो आपको माइनस आई आर लेना है। ठीक है, बैटरी की बात करते हैं, जब माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, बाद में प्लस आ रहा है, तो आपको प्लस में लेना है। अगर बात करते हैं माइनस क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, तो बाद में माइनस आ रहा है, इसलिए बैटरी का विभवांतर माइनस में लेना है। ठीक है, चलो बात आती है बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? एक प्रकार की ऐसी सेतु होती है जहां पर क्या होता है, पी अपान में क्यू, पी अपान में क्यू इज इक्वल आर अपान में यस होता है। तो यहाँ पर जो बीच वाले में धारा होती है, बीच वाले में जो भी सर्किट होता है, यहाँ पर प्रवाहित धारा का मान शून्य होता है। और जब प्रवाहित धारा का मान मतलब इसके जो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोधों का अनुपात अगर बराबर होता है, तो ये बीच वाली जो प्रवाहित क्या होती है, जो उनके विकर्ण में जो जो धारा का प्रवाह होगा वो शून्य होता है। ठीक है, इनके विकर्ण में जो धारा का प्रवाह होता है बेटा क्या होता है? शून्य होता है। यही ये कहता है। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे व्हीट स्टोन ने, जिन्होंने 1843 में चार प्रतिरोधों को जोड़ करके एक विशेष प्रकार के परिपथ के आविष्कार किया, जिसकी सहायता से इन चारों में से किसी एक प्रतिरोध का मान शेष प्रतिरोधों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। इस विशेष परिपथ को ही हम क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। सारा कॉन्सेप्ट है, सारा कुछ है, यही चीजें आपको पढ़ना है, यही चीज पढ़ना है। लेकिन उत्पत्ति कैसे होती है? किरचॉफ के नियम से। यहाँ पर पहला नियम बनाते हैं, यहाँ पर दूसरा नियम, हम कहते हैं पहला नियम दूसरा नियम का यूज करते हैं, सारी चीजें आपका यहाँ पर डन आ जाता है। ठीक, ये देखो आपका अनुपात क्या जाता है पूरी तरीके से, ये आपका अनुपात आता है, यानी आर अपान एस बराबर पी अपान में क्यू होता है। इस प्रकार से चैप्टर बेटा क्या होता है? द एंड होता है। इस प्रकार से बेटा क्या होता है? चैप्टर एंड होता है। ठीक है, ये चैप्टर क्या होता है बेटा? आपका एंड होता है। डन। और आप ढेर सारा प्यार देते रहिए, इसको बार बार देखते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, या इसका अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो यहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। बहुत मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस क्लास को ढेर सारा शेयर कर, मतलब ढेर सारे लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और कैसे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने ये बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बच्चे किस डिस्ट्रिक्ट के हैं और कहाँ से टॉपर बनने वाले हैं। हम भी तैयारी में बैठे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड लव यू टू ऑल।